इजराइल और फलस्तीन का जो मसला है, एक जमाने में तो दुनिया के अहम मसलों में माना जाता था, लेकिन कई दशकों से अब वो बैकग्राउंड में चला गया है। लेकिन जो मूलभूत विवाद है वो अभी सुलझा नहीं। तो कई बार जब ये भड़कता है और हिंसक रूप अपना लेता है तो दुनिया की आंखें इस पर आकर्षित होती हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बने जंग जैसे हालात पर यह कहना है विवेक काटजू का, जो पूर्व राजनयिक हैं। नमस्कार, आप सुन रहे हैं प्राइम टाइम डेली न्यूज कास्ट। पूरी चर्चा सुनते हैं कुछ देर में, उससे पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर। एक्सपर्ट पैनल की सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार ने कोविशील्ड वैक्सीन की 2 डोज के बीच गैप को बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते किया। फिलहाल ये अंतर 6 से 8 हफ्तों का है। कोवैक्सीन के टीके पहले की तरह ही लगेंगे। वहीं नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने बताया, अगले हफ्ते से भारतीय बाजार में आ सकती है रूसी वैक्सीन स्पुतनिक। बिहार ने 25 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया। महाराष्ट्र में भी 1 जून तक पाबंदियां लागू। देश में पिछले 24 घंटों में आए हैं 3,62,000 से ज्यादा नए मामले। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी 18 और 20 मई को उन 100 जिलों के डीएम के साथ बैठक करेंगे जहां हैं कोविड के अधिक केस। केंद्र सरकार के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर विवाद के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने नवा रायपुर में राजभवन और सीएम आवास के निर्माण का काम रोका। सारे टेंडर कैंसिल। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, एनसीआर में प्रवासी मजदूरों के लिए चलाई जाए सार्वजनिक रसोई। पूर्व भारतीय क्रिकेटर रमेश पवार बने महिला क्रिकेट टीम के कोच। इससे पहले भी पवार ये भूमिका निभा चुके हैं। उनके अंडर में ही टीम 2018 के T20 विश्व कप में सेमीफाइनल तक पहुंची थी। सीनियर खिलाड़ी मिताली राज को टीम में नहीं लेने पर हुए विवाद के बाद पवार को हटना पड़ा था। अब खबरें काम की। झारखंड में 27 मई तक बढ़ा लॉकडाउन। 16 मई से और सख्त होंगी पाबंदियां। वहीं बिहार में भी 25 मई तक बढ़ा लॉकडाउन। उधर महाराष्ट्र में वैक्सीन की कमी से 18 से 44 साल वालों का टीकाकरण रुका। 20 मई के बाद राज्य को कोविशील्ड की 1.5 करोड़ डोज भेजेगा सीरम इंस्टीट्यूट। दिल्ली के रामलीला मैदान में बना 500 आईसीयू बेड्स का अस्थायी अस्पताल हुआ शुरू। जीटीबी अस्पताल के अंतर हो रहा संचालन। हॉस्पिटल में गंभीर मरीजों के लिए 100 बेड्स की सुविधा उपलब्ध। जीटीबी के इमरजेंसी वार्ड के मरीजों को अस्थायी अस्पताल में भेजा जाएगा। आज का सबसे बड़ा न्यूज पॉइंट है, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच क्यों बने जंग जैसे हालात। पूरी तस्वीर समझने के लिए बात करते हैं पूर्व राजनयिक विवेक काटजू से। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे विवाद में जंग जैसे हालात बन गए हैं। 2014 के गाजा युद्ध के बाद इजराइल और आतंकी गुट हमास के बीच अब तक के सबसे घातक हवाई हमलों ने दुनिया की चिंताएं बढ़ा दी हैं। इजराइल के गाजा में 2 बहुमंजिला इमारतों को निशाना बनाने के बाद हमास ने एक के बाद एक 130 रॉकेट तेल अवीव और आबादी वाले अन्य इलाकों की ओर दाग दिए। दोनों तरफ के हवाई हमलों में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। विवेक काटजू जी, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष पुराना है, लेकिन इस बार ये कुछ ज्यादा ही हिंसक हो गया है। ताजा विवाद इतना कैसे बढ़ गया कि जंग जैसे हालात बन गए हैं? ये पहली बार नहीं है कि इजराइल और फलस्तीन के बीच संघर्ष और हिंसा हुई है। इसके पहले 2014 में हुई थी, जैसे आपने जिक्र किया। बात असल ये है कि जो इजराइल और फलस्तीन का जो मसला है, एक जमाने में तो दुनिया के अहम मसलों में माना जाता था, लेकिन कई दशकों से अब वो बैकग्राउंड में चला गया है। और लेकिन जो मूलभूत विवाद है
वो अभी सुलझा नहीं। तो कई बार जब ये भड़कता है और हिंसक रूप अपना लेता है तो दुनिया की आंखें इस पर आकर्षित होती। इस बार भी वही हुआ है। इसके पहले 7 साल पहले हुआ था। तो इस बार जो ये एक समझिए एक आक्रोश बढ़ रहा था फलस्तीनी जनता में, फलस्तीन के लोगों में, और उनको ये हो रहा था कि इजराइल का दबाव बढ़ रहा है। इसके साथ साथ पश्चिम एशिया की जो राजनीति है उसका भी इस पर असर पड़ा, क्योंकि फलस्तीनी लोगों ने ये भी देखा कि अरब देशों का जो उनके साथ समर्थन था वो भी दुर्बल पड़ता गया। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ महीनों पहले संयुक्त राज्य अमीरात अबू धाबी, उन्होंने रिश्ते अपने पूर्ण रूप से रिश्ते खोल दिए इजराइल के साथ। तो मुझे लगता है कि ये आक्रोश एक अंदर ही अंदर सुलग रहा था और फिर ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से ये यकायक भड़क गया। जैसे आपने जिक्र किया संयुक्त अरब अमीरात, बल्कि उसके बाद बहरीन ने भी कुछ समय पहले इसराइल से रिश्ते बहाल कर लिए। सऊदी अरब ने भी इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। तो क्या लगता है ताजा विवाद में अरब देशों का रुख कैसा रह सकता है? देखिए, अब ऊपरी सतह पर तो सब अरब देश जो हैं वो एकजुट होना चाहिए, क्योंकि ये एक अरब मसला है और उसके साथ साथ इसको इस्लामी मसला भी कहा जाता है। लेकिन अंदर ही अंदर कितना समर्थन होगा फलस्तीनियों के लिए, इस पर प्रश्न उठे। इस बार जो मसला ये बड़ा है उस पर मैं 2 लफ्ज कह दूं जी। ये इसका विवाद असल में जमीन के ऊपर 1967 के युद्ध के बाद धीरे धीरे इन दशकों में इजराइल ने अपने पांव उन इलाकों में फैलाए हैं जो कि 1967 के पहले, 1967 के पहले फलस्तीनियों के हाथ में था, या जैसे ईस्ट पूर्व जेरूसलम है वो जॉर्डन के पास था। अब इनको सेटलमेंट्स का कहा जाता है। ये मामला भी उसी से शेख जरा एक जगह है जो कि जेरूसलम के बाहर है, और वहां पर विवाद फलस्तीनियों के बीच और जो सेटलर्स कहते हैं उनके बीच चल रहा है, और इजराइल का जो उच्चतम न्यायालय है उसको इस पे फैसला सुनाना है। इसके साथ साथ ईस्ट जेरूसलम का और जेरूसलम का जो कैरेक्टर है वो भी इजरायली बदल रहे हैं। इस पर एक गुस्सा है, क्रोध है फलस्तीनियों में कि जो उनकी पारंपरिक जगह है उन पर वो इजराइल जो है वो उसका प्रभाव बढ़ रहा है। और क्योंकि हमें ये याद रखना है कि जेरूसलम जो है वो 3 मजहबों का, 3 धर्मों के लिए बहुत अहम है। इस्लाम के लिए, क्रिश्चियनिटी के लिए और यहूदियों के लिए, मसीहों के लिए, ये तीनों के लिए बहुत ये अहम शहर। और इसलिए वहां पर अगर अब जैसे इजराइल ने जेरूसलम को अपनी राजधानी बताया है और कहा कि ये हमारा ही है, और अमेरिका ने ट्रंप के दौरान उसको पूरा कबूल किया था, अपना दूतावास वहां डाल दिया था, वहां स्थित कर दिया था। तो इससे ऐसा लगने लगा है फलस्तीनियों को कि उनकी जो एक उनका अस्तित्व है वो खत्म हो रहा है। अब आज रमजान का महीना है और क्रोध है, और फिर अल अक्सा मस्जिद जो है, जो कि मानी जाती है कि इस्लाम के नजरिए से मक्का और मदीना के बाद उसी का स्थान है, वहां पर हिंसा भड़की और इजरायली जो सेना है उसने हिंसक कार्रवाई की, दूसरी तरफ से पथराव हुआ। तो ये सब मिला के एक ऐसी स्थिति बनी, और फिर हमास ने इस पर रॉकेट से अटैक किया इजराइल की सरजमी पर। और इजराइल की हमेशा से नीति रही है कि अगर इस तरह का अटैक होगा तो वो हवाई हमले करेंगे, और उन्होंने वैसा ही किया, और अब लाशें गिर रही हैं। और अफसोस की बात यह है कि गाजा में तो बच्चे भी मरे। जी, और जैसा आप बता रहे हैं कि जो ये रॉकेट का हमला किया है हमास ने, तो इजराइल के प्रधानमंत्री
बेंजामिन नेतन्याहू ने और बड़े हमले करने के संकेत दिए हैं, जिसने दुनिया की चिंताएं काफी बढ़ा दी हैं कि इस बार कहीं हालात नियंत्रण से बाहर न हो जाए। अब तुर्की के राष्ट्रपति जहां कह रहे हैं कि दुनिया इजराइल को कड़ा सबक सिखाए, तो वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इजराइल फिलिस्तीन से संघर्ष रोकने की अपील की है। भारत ने भी चिंता जाहिर करते हुए यथास्थिति कायम रखने पर जोर दिया है। तो ये कहीं आर पार की लड़ाई न बन जाए, इसे रोकने के लिए क्या बड़े देशों को तुरंत हस्तक्षेप करने की जरूरत है? देखिए, बड़े देश हस्तक्षेप करेंगे। मुझे लगता है कि संयुक्त राष्ट्र में सिक्योरिटी काउंसिल की अब सभा होगी और उसमें भी अपील की जाएगी कि दोनों तरफ से एक किस्म से युद्ध विराम हो और हिंसा रोकी जाए। ये पहले भी हो चुका है और इस बार भी होगा। ये मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ा इस्लामी देश इसमें प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करे, चाहे वो ईरान हो, तुर्की हो या अरब देश हो। हाँ, सहानुभूति बहुत दिखाई जाएगी फलस्तीन के लिए और होनी भी चाहिए, लेकिन प्रत्यक्ष हस्तक्षेप मैं नहीं देखता। जी हाँ, एक चीज मैं जरूर कह दूं कि रमजान का महीना है, ईद आ रही है, तो इसलिए इस्लामी दुनिया में की जो रिएक्शन है वो बहुत ही जोर पकड़ेगा। ओआईसी के फिर रेजोल्यूशंस होंगे और इसलिए इजराइल को कटघरे में खड़ा करने का एक और प्रयत्न होगा। लेकिन पहले भी हो चुका है, इतिहास गवाह है कि ऐसे हादसे जब पहले हुए हैं तो एक हिंसा भड़कती है और फिर धीरे धीरे थम जाती। मुझे लगता है वो ही फिर होगा इस बार। विवेक काटजू जी, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। अब एक नजर इतिहास में आज के दिन पर। 1648 में लाल किला का निर्माण पूरा हुआ। 1952 में स्वतंत्र भारत का पहला संसद सत्र शुरू हुआ। 2001 में भारतीय साहित्य जगत के बड़े नाम R.K. नारायण का निधन। बात करते हैं मौसम की। दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में धूल भरी आंधी के साथ गरज और छिटपुट बारिश का अनुमान। पूर्वोत्तर, पश्चिम बंगाल, पूर्वी बिहार और झारखंड में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। अब बारी सुविचार की। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो ये था आज का डेली न्यूज कास्ट, जिसे आप सुन रहे थे अपने साथी अक्षय शुक्ला के साथ। बने रहिए नवभारत गोल्ड पर। धन्यवाद।